अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल मैं बहुत बिजी हूं अपने काम में, इसलिए स्टोरीज रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। जब भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है तो यकीन जानिए नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। रात तक जाग कर रिकॉर्डिंग करता हूं, फिर एडिट करके अपलोड करनी होती है। तो आप लोग थोड़ा मेरा ख्याल कीजिए ना, थोड़ा हौसला बढ़ाइए मेरा। आपके सर्कल में जिस जिसको स्टोरीज सुनना पसंद है उन तक शेयर कर दीजिए चैनल। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी। आज मैं अपने एक रिलेटिव का वाकया सुनाऊंगा अपनी डायरी से। एक ऐसे घर की कहानी जो रियली हॉन्टेड था। सिर्फ सुने सुनाए नहीं, खुद पर बीते किस्से हैं उस घर के। तो ये जो मेरी रिलेटिव हैं, कहानी उन्हीं की जुबानी है और नाम बदल दिए गए हैं ताकि पहचान में ना आ सके। मैं तबस्सुम आज अपनी जिंदगी के उन राजों से पर्दा उठाना चाहती हूं। मैं देखती हूं कि लोग जिन्नात और आसिफ को इंसान का वहम समझते हैं, हालांकि उनको वहम समझना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये वही जान सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो, और ये असरात किस तरह जिंदगी का सुकून गारत करते हैं ये हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं। ये सारा माजरा तब शुरू हुआ था जब हमने गुलिस्तान जौहर के एक मकान का फर्स्ट फ्लोर पोर्शन खरीदा था। वो घर तो देखते ही आसिफ सा लगता था, और इस बात में मुझे और अम्मी को शुरू से ही शक था, क्योंकि वो घर एक हादसे के बाद से बंद था। उस मकान में पहली मंजिल पर एक फैमिली रहा करती थी। सुनते हैं कि किसी रोज किचन में नामालूम वजह से ब्लास्ट हुआ। कुछ कहते हैं कि गैस सिलेंडर का ब्लास्ट था, लेकिन जो लोग कराची के रिहायशी हैं बखूबी जानते हैं कि उधर हर घर में गैस की लाइन है और गैस सिलेंडर को यूज नहीं करता है। ऐसे में ये बात कुछ गैर हकीकी सी लगती है। ब्लास्ट हुआ था या क्या वजह थी, उस हादसे में एक खातून खाना का इंतकाल हो गया था। हादसे के बाद वो फैमिली जो दर हकीकत वहां किराए पर रह रही थी, अपना सामान तक लेने उस घर में वापस नहीं आए थे। मकान लेने के बाद जब सफाई की गर्ज से पहली बार घर में दाखिल हुए, धूल मिट्टी और कचरे का अंबार लगा था घर में। पहली मंजिल जहां हादसा हुआ था उधर पहुंचे तो वहां का हाल देखकर मतली आ गई। वो लोग ब्लास्ट के बाद शायद घर वापस आए ही नहीं थे, इसीलिए सामान भी वहीं का वहीं मौजूद था, और किचन की छत, दीवार, फर्श पर जमे हुए खून और गोश्त के चीथड़े लगे थे। इस सब ने पहले ही दिन हमारे दिलों में उस घर का खौफ बिठा दिया था। आप सोचिए, ऐसे घर में दाखिल हो जो पहले ही आसिफ ज़दा लग रहा हो, और उस पर ऐसे खौफनाक मंजर देखने को मिले तो जहन पर क्या असर होगा। ये मकान कुछ इस तरह से बना हुआ था कि पहली मंजिल जिस पर हम थे, वहां पिछली साइड पर जिस तरफ छोटी गली होती है, बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई थी। जिधर से झांको तो नीचे ग्राउंड फ्लोर का जो घर था वो नजर आता था। सुनने में यह भी आया था कि निचली मंजिल हमेशा से बंद है, और उसमें एक कब्र भी थी जो हमें किराए पर देने से पहले खत्म की गई है। पिछली तरफ की गली से ग्राउंड फ्लोर में झांकने से इस बात का भी यकीन हो गया था, क्योंकि फर्श का सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जो कुछ अरसा पहले ही पक्का किया गया लग रहा था। अब जब हम घर में शिफ्ट हुए तो वही यूजुअल थिंग्स जो आमतौर से की जाती हैं। कुरान ख्वानी करवाई गई, मोहल्ले में मीठा बांटा गया ताकि पड़ोसियों से सलाम दुआ हो जाए। एक अजीब चीज हमारी दादी के यहाँ हुआ करती थी कि जब भी खानदान में कोई नया घर लेता, कहीं किराए पर मूव होता, तो घर में जाने से पहले एक बकरा घर के दरवाजे पे ज़िबा किया जाता था। ज़िबा कुछ इस तरीके से करना होता था कि बकरे का खून दहलीज पर बहे। फिर घर के किचन में एक प्लेट में चावल और एक गिलास में पानी भरकर रख दिया जाता। उसके बाद कुरान ख्वानी करवाई जाती। 2 दिन के बाद जाकर प्लेट में रखे गए चावल और गिलास का पानी चेक किया जाता। अगर उनमें कमी हो तो इसका मतलब था इस घर में कोई और मखलूक भी रह रही है। अच्छे जिन्नात होने की निशानी ये कि चावल और पानी में कमी होगी, लेकिन अगरचे कोई बुरी मखलूक है तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा।
या दोनों चीजें गिरी हुई मिलेंगी। क्योंकि ये ददियाल की तरफ का टोटका था तो हमारे अब्बू के कहने के बावजूद अम्मी नहीं मानी। उनका कहना था कि बहरहाल हमें इस घर में रहना ही है, अब चाहे यहां जिन्नात भी रहते हों। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अगर पानी गदरा हो गया या गिरा हुआ मिला तो दिल में खौफ बैठेगा, हर बात पर वहम होने लगेगा। किसी न किसी जगह अम्मी की ये बात भी ठीक ही थी। अम्मी हमारी वैसे तो बहुत पढ़ने वाली खातून है। अम्मी नक्शबंदी सिलसिले से हैं, तो हर 2 महीने बाद वैसे ही हमारे यहाँ मजलिस होती थी दर्स व तदरीस की। अब बात करती हूँ उन इंसिडेंट्स की जो हमारे साथ वहां पेश आए। उस घर में सबसे पहले जो इंसिडेंट होना शुरू हुआ वो ये था कि आप किसी भी रूम का डोर बंद नहीं कर सकते थे। आप इधर डोर बंद करें, उधर थोड़ी देर में ही जैसे ही आपका ध्यान बटेगा आपको वो डोर खुला हुआ मिलेगा। ये घर के हर कमरे में होता था। शुरू में तो हम इसको वहम ही समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो गया कि वहम नहीं है, क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर आकर हमारे पोर्शन में एंट्रेंस का जो डोर था वो तो लाजमी बंद करती थी अम्मी, बल्कि 2-3 बार चेक किया करती थी सोने से पहले। लेकिन पहले ही दिन से हर सुबह वो खुला हुआ मिलता। पहले तो इसका इल्जाम अब्बू के सर आने लगा कि वो फजर में नमाज पढ़ के आते हैं और डोर बंद करना भूल जाते हैं। हालांकि अब्बू कहते थे कि मैं जब फजर के लिए उठता हूं तो डोर पहले से ही खुला होता है, तुम लोग ही रात में बंद नहीं करते हो। फिर एक रात अब्बू ने शूर खिसकाकर डोर के आगे कर दिया ताकि अगर डोर का लॉक खुले तब भी डोर न खुले। लेकिन दूसरे दिन हमें शूरैक भी अपनी जगह से हटा हुआ मिला। अब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जिसको नजरअंदाज करना खुद को धोखा देने के बराबर था, इसलिए हम सब डर गए थे। अम्मी रात में पूरे घर का हिसार करके सोने लगी। हम लोग भी डर के मारे रूम की लाइट्स नहीं बंद करते थे। अब ये तो एक बात बताई है मैंने, इसके साथ जो दूसरी चीजें होती रहीं वो अलग। हम लोगों की आदत थी कि बेड पर लेटकर काफी देर तक मोबाइल यूज किया करते थे और अम्मी को यह आदत सख्त नापसंद थी, तो हम मोबाइल यूज करते हुए चादर सर तक ओढ़ लेते। एक रात मैं सो चुकी थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे जगाया और कहा कि क्या तुमको कोई आवाज आ रही है। मैं एक्चुअली उस रात काफी नींद में थी तो मेरी आंख लग चुकी थी। बहन ने नींद में जगाकर जब ऐसी बात की तो मुझे डर लगने लगा। मैं जाकर उसी के साथ लेट गई। अब मुझे डर से नींद नहीं आ रही थी तो मैं भी मोबाइल यूज करने लगी। अचानक इस तरह की आवाज आई, मैं चौंक कर उठकर बैठ गई। मेरी बहन ने कहा, हाँ यही आवाज आ रही है मुझे बार बार, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया था। मैंने कहा कि शायद अम्मी हैं, और हम दोनों ने अम्मी का सोचकर दोबारा से चादर सर तक ओढ़ ली। अब मैं चादर ओढ़कर बहन को कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि ये अम्मी है, क्योंकि अम्मी अपने रूम से बाहर आकर सबसे पहले लाइट ऑन करती हैं। अभी मैंने ये बात कही भी नहीं थी कि हमारे ऊपर जो चादर थी वो किसी ने खींच कर उतार दी, और आप यकीन करें हमारे सामने पूरा रूम खाली था। मैंने और बहन ने इतनी जोर जोर से चीख मारी कि अम्मी अब्बू वाकई में आ गए। उन दोनों को ये बात बताई तो वो भी डर गए कि कौन हो सकता है आखिर। ये सवाल तो खैर रस्मी सा था, वरना हम सब इतना जान गए थे कि कौन है जो हम लोगों को तंग कर रहा है। कोई है जिसको हमारी इस घर में मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही। कभी कभी ऐसा भी होता था, अम्मी को हमारी आवाज आती और हम दोनों यूनिवर्सिटी में होते। कभी हमें अम्मी की आवाज आती रात में जबकि अम्मी सो रही होती थी। इसके अलावा कभी कभी दिन में या रात में कोई वक्त ऐसा होता कि घर का मरकजी दरवाजा बहुत जोर से खुलकर बंद हो जाता। अच्छा, ये जरूर है कि ऐसा कभी हमारे सामने नहीं हुआ था। ये हमेशा तभी होता जब हम में से कोई वहां मौजूद नहीं होता था। एक और इंसिडेंट ये हुआ था कि हमारे अम्मी अब्बू की आदत थी वो लोग मगरिब के बाद एक करीबी मार्केट में वॉक करते हुए चले जाते,
दूसरे दिन पकाने की चीजें लेने के लिए। तो ऐसे ही वो लोग निकल गए और जब वापस आए तो हम दोनों बहनें हॉल में बैठी हुई थी कि अम्मी की जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि तुम लोग नीचे आओ, ये कोई वक्त है छत पर जाने का, तुम लोगों को घर के हालात भी मालूम है, तब भी वहां खड़ी हो, सुन क्यों नहीं रही हो, बहरी हो गई हो तुम दोनों। अब हमें अम्मी की आवाज आ रही थी और हम दोनों बहनें एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि अब्बू घर में दाखिल हुए, और यकीन कीजिए एंटर होते ही उनके हाथ में जो सामान था वहीं गिर गया। वो शॉक्ड में हम दोनों को वहीं खड़े देख रहे थे और हम भी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। इतने में अम्मी अब्बू के पीछे से चीखती हुई घर में दाखिल हुई और डोर बंद कर दिया। हमने उन दोनों को बिठाया, पानी पिलाया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक तरफ अम्मी किसी पर चीख रही थी, दूसरी तरफ अब्बू को क्या हो गया। फिर अम्मी भी चीखती हुई घर में दाखिल हुई हैं। जब उनकी तबीयत थोड़ी संभली तो उन्होंने बताया, जब हम घर में एंटर हुए तो तुम दोनों छत पे खड़ी हंस रही थी। मुझे देखकर गुस्सा आया। मैं कहने लगी कि फौरन नीचे आ जाओ, ये कोई वक्त है छत पे जाने का। तो तुम दोनों हमें घूर घूर कर देखने लगी और हंसने लगी। मैं गुस्से में सीधी छत पे चली गई। मैं बस छत पे पहुंची हूं और तुम दोनों या जो भी मखलूक तुम दोनों की शक्ल में थी मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। अब तक बहुत इंसिडेंट्स हो रहे थे, लेकिन ये इंसिडेंट ऐसा था जिसमें हमारे घर के एक फर्द ने अपनी आंखों से उस मखलूक को देख लिया था, तो अब वहम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। लेकिन तब भी शायद हमारा डर कम करने के लिए दूसरे ही दिन अम्मी कहने लगी कि ये शायद उनका वहम था। अब इस तरह के हालात में आप सोचिए, हमें उस घर में काफी वक्त गुजारना होता था, सोना होता था। हम लोग भी कोशिश किया करते थे कि अकेले ना रहें, क्योंकि एक अजीब फीलिंग तो हमेशा से ही आ रही थी कि कोई आसपास मौजूद है, कोई देख रहा है हमें। अब एक और बात थी कि हमारे घर में कोई मासी काम करने को तैयार नहीं होती थी। शुरू शुरू में तो एक आंटी आई काम करने को, ये बिल्कुल पहले महीने की बात है। अब वो काम कर रही थी तो उसी दौरान वॉशरूम में बेहोश हो गई। हम लोग समझे कि इनको मिर्गी वगैरह का कोई मसला है तो रूम में ले जाकर लेटा दिया। थोड़ी देर में होश में आई तो कहने लगी, बाजी आपके वॉशरूम में किसी ने मुझे बालों से पकड़कर धक्का दिया है। हमारे साथ तब तक सिवाय डोर्स खुलने वाले सीन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ था, तो हमने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने शायद फिर बाकी लोगों में कुछ ऐसी बात फैला दी कि कोई और मासी काम करने को राजी नहीं होती थी। हमारे पड़ोसियों के यहाँ तो आती थी, लेकिन हमारे घर में आने से साफ मना कर देती। अम्मी ने कई बार ज्यादा पैसे देने तक की बात की, लेकिन तब भी उनका जवाब होता, बाजी आपको इस घर के मामलात नहीं मालूम, इस घर में गंदे जिन्नात रहते हैं। फिर एक बार और एक आंटी राजी हुई थी, लेकिन एक हफ्ता काम करने के बाद वो भी बगैर कुछ बोले गायब हो गई। अपने एक हफ्ते के पैसे लेने तक नहीं आई। हमारे पड़ोस में जो मासी काम करती थी उनको पैसे दिए कि उन तक पहुंचा दें, तो उन्होंने अजीब बात कही कि इस नाम की कोई मासी तो है ही नहीं। अब गली में भी हमारे घर के बारे में बातें मशहूर होने लगी थीं। कोई कहता कि गली के लड़कों ने आपके घर से एक औरत को निकलते देखा है, जो इशारे से लोगों को बुलाती है और फिर गायब हो जाती है। किसी ने कहा कि हमारे घर की छत पर रात में आग जल रही होती है। किसी को घर की छत पर एक औरत भागते हुए नजर आती थी, जो पूरी छत पर गोल गोल भाग रही होती थी। एक बार अम्मी ने बताया कि अब वॉशरूम से निकलकर बेड पर आकर लेटे और अम्मी उनसे बातें कर रही हैं, तो वो बस हूं हां में जवाब दे रहे हैं। फिर कहने लगे कि बच्चियों को बोलो कि रात देर तक नहीं जागा करें, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये बाज नहीं आई तो मैं इन दोनों का हशर कर दूंगा। ये कहकर वो उठे और रूम से बाहर निकल गए। अब अम्मी एकदम हैरान हो गई, क्योंकि हमारे अब्बू बहुत नरम मिजाज के हैं। इस लहजे में ना उन्होंने पहले कभी बात की थी और ना वो हम दोनों पर कभी गुस्सा होते थे। अम्मी बताती हैं कि मैं उठकर उनके पीछे गई कि क्या हो गया है, आखिर कहीं जाकर तुम दोनों को डांटने ना लगे।
تو میں بس بیڈ سے اٹھتی ہوں کہ تمہارے ابو دوبارہ واش روم سے باہر آتے ہیں. اب میری تو حالت خراب کہ اتنی دیر سے میرے پاس کون لیٹا ہوا تھا. وہ جو بھی تھا وہ بھی اٹھ کر روم سے باہر نکلا ہے اور سامنے دوسری طرف تمہارے ابو واش روم سے باہر آ رہے ہیں. خیر پھر جب حالات اتنے بگڑ چکے تھے تو امی نے اپنے سلسلے والوں سے بات کی کہ ہمارے گھر میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ کوئی وہم نہیں ہے. تو طے یہ پایا کہ جو ہر 2 مہینے بعد ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے رکھ لی جائے تاکہ حضرت صاحب گھر تشریف لے آئیں اور ان کو گھر دکھایا جائے. وہ دیکھیں کہ آخر کیا مسائل ہیں یہاں کے. مجلس کا سلسلہ ایسا ہوتا تھا کہ خواتین اور مرد حضرات الگ الگ رومز میں ہوتے تھے. درس و تدریس ہوتی، قرآن پڑھا جاتا، مردوں میں مراقبہ بھی ہوتا تھا. خیر اب یہ اس دن کی بات ہے جو ہمارا اس گھر میں آخری دن تھا. اس دن امی کے سلسلے کی مجلس تھی گھر میں. امی نے تمام مہمانوں کے لیے گھر میں کھانا پکایا تھا اور کھانا پہلے سے پکا کر رکھ دیا گیا تھا تاکہ جب مہمان آئے تو امی مجلس میں شریک ہو سکیں. اب جب مجلس ختم ہوئی اور کھانے کا وقت ہوا تو آپ یقین کیجئے کیا ہوا. امی، خالہ اور نانی کچن میں گئیں کھانا سرو کرنے کے لیے اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا کا سارا کھانا سڑا ہوا ہے. ایون فنگس لگی ہوئی ہے کھانے پر. کھانے کے سڑنے پر بہت سی باتیں سوچی جا سکتی تھیں کہ موسم گرم ہے یا گوشت پرانا ہوگا، لیکن 3-4 گھنٹے پہلے پکے کھانے پر پوری فنگس لگی ہونا یہ ناممکن سی بات تھی. خیر اس وقت تو ابو بھاگے، جیسے تیسے کر کے کھانا ارینج کیا باہر سے، لیکن حضرت صاحب کو ابو نے اب تک کی ساری باتیں بتا دی. میں تو بہت ساری باتیں بھول رہی ہوں آپ کو بتانا، لیکن ابو نے اس وقت ہر بات ان کو بتا دی تھی. حضرت صاحب نے کہا کہ تمہارے بتانے سے پہلے ہی میں جان چکا ہوں کہ تمہارا گھر ٹھیک نہیں ہے. مجھے خود تم سے بات کرنی ہے اس بارے میں. تم سب کے جانے کا انتظار کرو. آہستہ آہستہ سارے مہمان چلے گئے. بس ہم لوگ، ہماری خالہ، نانی، حضرت صاحب اور ان کے 3 شاگرد گھر میں موجود تھے. پھر ان کے کہنے پر ہم دونوں بہنیں اور امی نانی خالہ کے ساتھ نانی کے گھر چلے گئے. اب ہمارے پیچھے وہاں کیا ہوا یہ ایک الگ کہانی ہے. دوسرے دن کیونکہ ہم لوگوں کی یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو ہم لوگ نانی کے گھر رکے رہے. نانی کے گھر میں بھی سب لوگ یہی باتیں کرتے رہے کہ اس گھر کے آخر کیا مسائل ہیں. ہمیں فکر ہو رہی تھی ابو کی کہ وہاں نہ جانے پوری رات کیا ہوا ہوگا. خیر دوسرے دن شام کو ابو بھی آ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگ واپس گھر نہیں جائیں گے، ہمیں اب گھر بدلنا ہوگا. تو جب تک گھر دیکھ رہا ہوں تم لوگ یہیں سے یونیورسٹی جاؤ یا پھر چھٹیاں لے لو. جو سامان تم لوگوں کو چاہیے گھر سے مجھے بتا دو، میں لا کر دے دوں گا. ابو کی اس بات کا مطلب تھا کہ گھر میں گڑبڑ بہت زیادہ ہے. خیر ہم اس رات جو گھر سے نکلے تو واپس کبھی اس گھر میں نہیں گئے. ابو اور ماموں نے ہی وہاں سے سارا سامان دوسرے گھر میں شفٹ کروایا تھا. اس گھر میں جو لائٹس، شیشے کے برتن اور مررز تھے وہ حضرت صاحب کے کہنے پر وہیں چھوڑ دیے گئے تھے، بلکہ کافی سارا سامان جو پرانا اور غیر ضروری تھا ابو کسی ڈر سے وہیں چھوڑ آئے تھے. اس کے بعد ہم جس گھر میں گئے وہاں دادی کے کہنے کے مطابق وہی عمل دہرایا گیا، چاول اور پانی کا. نہ تو چاول کم ہوئے اور نہ پانی. پھر ہم نئے گھر میں موو ہو گئے. لیکن اس رات کیا ہوا تھا ہمارے جانے کے بعد امی ابو دونوں ہی نے نہیں بتایا، لیکن ہم نے بڑوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا تھا. جتنا سنا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں نچلی منزل اور پہلی منزل دونوں میں 2 الگ الگ آسیب تھے. اوپر ایک جنی عورت تھی اور نیچے ایک خاندان تھا. ان مخلوقات میں ہی آپس میں نہیں بنتی تھی. جب ہم لوگ وہاں شفٹ ہوئے تو ہمارے فلور پر جو جنی تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی اور اس نے غصے میں ہمیں ڈرایا، اور ہمارے وہاں رہنے سے وہ ہمارے ساتھ رہ نہیں پا رہی تھی. حضرت صاحب کا کہنا تھا کہ جس جگہ انسان ہو وہاں وہ مخلوق نہیں رہ پاتی ہے، اس لیے وہ کبھی گراؤنڈ فلور پر جاتی ہے کبھی چھت کے اوپر. گراؤنڈ فلور پر جانے سے وہاں جو خاندان تھا وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا،
اس لیے ڈیسیجن یہ ہوا کہ ہمیں گھر خالی کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہم مینٹلی ڈسٹرب رہیں گے۔ وہ گھر آج بھی ہماری ہی ملکیت ہے، لیکن ہم وہاں رہ نہیں سکتے، اور ابو اتنے شریف انسان ہیں کہ اس کو رینٹ پر بھی نہیں دیتے کہ جو بھی وہاں رہے گا اسے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ ہم اس گھر سے زیادہ دور نہیں رہ رہے ہیں، لیکن ڈر اتنا ہے کہ اس گلی سے غلطی سے بھی نہیں گزرتے اور نہ کبھی اس گھر کی پرانی تصاویر دیکھتے ہیں۔